नमस्कार, बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज बड़ी खबरों में होगी कुछ बड़ी खबरों पे चर्चा। तो सबसे पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने उठाया गरीबों का मुद्दा। मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार के सहयोग न करने की रखी बात। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने का बयान आया जिसमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र नहीं दे रहा संसाधन। उन्होंने कहा, यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने गरीबों का मुद्दा उठाया है। मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से सहयोग न करने की बात रखी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र संसाधन नहीं उपलब्ध करा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है जिसमें सोनिया गांधी ने गरीबों का मुद्दा उठाया है। मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से के सहयोग न करने की बात कही है। अगर बात पंजाब की करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र संसाधन नहीं दे रहा राज्य सरकार को, यानी कि पंजाब को। तो कुल मिलाकर के ये बैठक में निर्णय लिया गया है। इस बैठक में ये सारी बातें और ये चर्चाएं हुई हैं। आप सबको पता है कि देश में कोरोना को लेकर जंग जारी है। पूरे विश्व में कोरोना को लेकर जंग जारी है। पूरा देश लॉकडाउन में है इस समय। दूसरी बार लॉकडाउन लगा हुआ है। सभी लोग चिंतित हैं, हर पार्टियां चिंतित हैं, बैठकें कर रही हैं, अपनी अपनी योजना बना रही हैं, किस तरह से किसकी मदद की जाए, किस तरह से क्या किया जाए कि कम से कम कोरोना से मुक्ति मिले। इस खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी रावत साहब, हम जानना चाहेंगे कि अभी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें सोनिया गांधी ने ये बात कही है, गरीबों का मुद्दा उठाया है। और दूसरी बात ये आई है कि जो मुख्यमंत्री हैं खासकर कांग्रेस के, तो उन्होंने कहा है कि केंद्र जो है वो उनको संसाधन उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। जी, स्पष्ट करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी और लगातार हमारे जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और जो भी हमारे सीडब्ल्यूसी के कार्य समिति के सदस्य थे, उन्होंने सीधे तौर पे सोनिया जी को सुझाव दिया और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जिस प्रकार से उनको जो संसाधन की जरूरत होती है केंद्र सरकार के द्वारा, या जो भी जरूरतमंद उपकरण की जरूरत होती है, तो वो अभी तक मुहैया नहीं हो पा रहे हैं जिस प्रकार होने चाहिए। आपने इससे पहले भी देखा था कि राजस्थान में जिस प्रकार जो आपने देखा होगा रैपिड जो टेस्ट हुआ था उसमें किट जो है वो फेल हो गई थी और वो किट केंद्र सरकार के द्वारा खरीदी गई थी। तो वो जग जाहिर है कि सरकार ने किस प्रकार की किट खरीदी और जो इस महामारी को लेकर के उसमें उस काबिल नहीं साबित हो पाई है। और दूसरी बात जहां तक सोनिया जी ने भी कही है, उन्होंने भी यही कहा है कि आपने देखा होगा जिस प्रकार से टेस्टिंग को लेकर के सोनिया जी ने जहां तक बोला है, उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग हमारे देश में जो प्रॉपर वे में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसका एक सीधा उदाहरण यही है कि जब तक टेस्टिंग नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन कोरोना पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है, क्योंकि टेस्टिंग से ही पता हो जाएगा कि कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट किस प्रकार की आती है। और दूसरी बात एक और, जहां तक आपने देखा होगा कि उन्होंने एक और गरीब तबका, जो मजदूर तबका, जो श्रमिक तबका है, उसके लिए उन्होंने बातचीत कही है। उन्होंने यही कहा है कि जो लॉकडाउन हुआ है इसमें 12 करोड़ से ज्यादा जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, वो बेरोजगार हुए हैं। उनके लिए सरकार आने वाले समय में क्या कदम उठाएगी, क्योंकि ये कोविड-19 को अगर हम लोग हरा ले गए तो इसके बाद में आने वाले समय में जो जीडीपी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो एकदम से गिर जाएगी। जब गिर जाएगी तो वो उसके लिए सरकार क्या प्रावधान करेगी, ये भी सरकार को अभी से स्पष्ट करना चाहिए और अभी से इसके लिए चिंता जाहिर करनी चाहिए। बाद में ऐसा ना हो कि उसका ठीकरा कोरोना पे फोड़ा जाए, क्योंकि सरकार अभी से अगर चिंतित रहेगी तो आने वाले समय में हम अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे, क्योंकि हमारे लिए देश जरूरी है। हम लोग कोई भी इस समय राजनीति का प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में देश की स्थिति कैसे मजबूत हो, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। जी रावत साहब, आपकी बातें सही हैं, लेकिन एक बात और जो समझने की ज़रूरत है कि इस समय जो गरीब हैं और मज़दूर हैं, जैसा कि सोनिया गांधी जी ने कहा है कि जो गरीब हैं, मज़दूर हैं, उनकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। तो प्रयास तो सरकार जो है इस समय
काफ़ी प्रयास कर रही है, मजदूरों के खाते में पैसे भेज रही है और भी फूड पैकेट्स पहुंचाने का काम कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कांग्रेस क्या कर रही है। देखिए, अभी हम लोग विपक्ष में हैं और जहां जहां पे हमारी सरकार है, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ या राजस्थान या हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में, जहां जहां सरकारें हैं वहां हम लोग जो राहुल जी की जो सबसे बड़ी स्कीम थी, राहुल जी की जो सोच थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग सरकार में आएंगे तो गरीब तबके को 72,000 रुपए सालाना देने का काम करेंगे। उसी योजना के तहत हम लोग मतलब जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, उनको वहां पे मतलब पैसा मुहैया करा रहे हैं और राशन सामग्री फ्री कर रहे हैं। जहां जहां हमारी सरकार है, हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन इस समय जो सरकार केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार जिस प्रकार 500 रुपए देने का काम कर रही है, आज यही स्कीम जिस प्रकार सोनिया जी ने भी कही है कि 500 रुपए से जीविका नहीं चलती है, क्योंकि आने वाले समय में जो लॉकडाउन हुआ है, इससे मजदूर तबके को, श्रमिक तबके को चोट पहुंची है। यही आप 72,000 रुपए का जो स्कीम है, आप नाम बदल करके उनको दीजिए और जहां तक जो भी जरूरतमंद और भी चीजें हैं, क्योंकि भुखमरी जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो देखी गई है। क्योंकि पैकेट, फूड पैकेट तो आप दे सकते, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको जरूरतमंद सामान मिल सकता है, लेकिन वो कितने दिन हो सकता है ये भी एक प्रश्न है। क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जो फ्री राशन की जहां तक बात है, वो सरकार सिर्फ 1 यूनिट में 5 किलो दे रही है। इससे पहले जब सोनिया जी ने कहा है, उन्होंने यही कहा था कि आप इसको 10 किलो करने का काम करें, क्योंकि लॉकडाउन कब तक होता है ये किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि महामारी लगातार बढ़ रही है। ये भी सोचने का समय है सरकार को। जी सचिन रावत जी, एक प्रश्न और, जो अभी आपने बताया कि अर्थव्यवस्था को लेकर सोनिया गांधी चिंतित थीं, तो आखिर वो उनके दिमाग में या कांग्रेस के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है कि इस परिस्थिति में, इस संकट की घड़ी में कौन से सरकार को कदम उठाने चाहिए? क्या वो सुझाव नहीं दे सकती केंद्र सरकार को? उन्होंने भी बोला है और राहुल जी ने भी इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब सभी मीडिया बंधुओं से जो उन्होंने सवाल किए थे या उनके जवाब दिए थे, तो उन्होंने भी यही बताया है कि हम लोग कोविड-19 से तो लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो 6 महीने में जो सबसे बड़ी सुनामी आएगी, वो आएगी बेरोजगारी की, वो आएगी जो जीडीपी हमारी कम हो जाएगी। ये अभी से सरकार रावत जी, हमारी बात ये नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कुल मिलाकर के क्या होना चाहिए, एक रोड मैप तो पेश करना ही चाहिए कांग्रेस को। खैर, आप बातचीत में शामिल हुए और अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने गरीबों का मुद्दा उठाया है और जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उन्हें संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। अगली खबर यूपी से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस समीक्षा के बाद बड़ा फैसला लिया है कि 20 से ज्यादा कोरोना मरीजों वाले जिलों में तैनात होंगे 2 नोडल अफसर, दूसरे राज्यों के लोगों को भेजने में जो सहयोग करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले में कहा गया कि 20 से ज्यादा कोरोना मरीजों वाले जिले में तैनात होंगे 2 नोडल अफसर, दूसरे राज्यों के लोगों को भेजने में यह सहयोग करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी पुनीत जी, सीएम योगी ने लॉकडाउन की समीक्षा की है, जी क्या है ताजा अपडेट? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस दिन से भी लॉकडाउन हुआ है, उस दिन टीम 11 के साथ उस दिन से लेकर के आज तक पर डे सीएम योगी बैठक करते हैं और लॉकडाउन, हॉटस्पॉट और जो जरूरत का सामान लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है और कोरोना वायरस संक्रमण की क्या स्थिति, यानी कि कोविड पेशेंट्स की क्या स्थिति है, अस्पताल में उनको क्या उपचार दिया जा रहा है, एक एक पॉइंट्स की वो समीक्षा करते हैं और उसमें एक एक अधिकारी मौजूद होता है जो सीधे तौर पर उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जरूरत पड़ती है तो जिले के जो डीएम होते हैं उनसे भी बात करी जाती है और अगर कहीं कोई शिकायत आती है तो तुरंत उसका निस्तारण किया जाता है। लगातार सीएम योगी जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है और जिस दिन जनता कर्फ्यू के बाद से लगातार वो नजर बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके के केसेस यूपी में बढ़ रहे हैं उसको लेकर के भी वो खासा चिंतित है और लगातार काम कर रहे हैं। सीधे तौर पे आज जो लॉकडाउन की समीक्षा करी गई है उसमें 20 से ज्यादा अगर कोरोना मरीज किसी जिले में मिलेंगे तो सीधे तौर पर वहां पर 2 नोडल अधिकारी मौजूद होंगे
जो दूसरे राज्यों के लोगों को भेजने का काम करेंगे। देखिए, लॉकडाउन के बाद यूपी में भी ऐसी स्थिति है कि कई दूसरे राज्यों के लोग हैं जो यहाँ पर यूपी के कई जिलों में फंस गए हैं और अब वो मांग कर रहे हैं कि उनको उनके राज्य वापस जाना है। और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि अगर जिस राज्य के वो हैं और वहां की सरकार अगर उनको बुलाना चाहती है तो हम पूरा सहयोग करेंगे, हमारे अधिकारी सीधे तौर पर पूरी मदद करेंगे उन लोगों को भेजने के लिए। ऐसे में कहीं ना कहीं एक अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि कल से रमजान शुरू है, कई लोगों के त्योहार शुरू हैं और अपने घर से दूर होने के कारण कई लोग फंसे हुए हैं, वो खासा परेशान है। हालांकि उनको यहाँ रहने खाने की पूरी सुविधा दी जा रही है, लेकिन फिर भी वो परेशान है। उसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि नोडल ऑफिसर सीधे तौर पर इनकी मदद करेंगे। जो राज्य परमिशन देगा उनके व्यक्तियों को यहाँ से भेजा जाएगा। जी पुनीत जी, एक प्रश्न और हम उत्तर चाहेंगे आपसे कि आखिर क्या इस समीक्षा बैठक में इस बात पे भी चर्चा हुई है कि जो लोग बाहर के राज्यों में हैं और फंसे हुए हैं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो है उन लोगों को, उन मजदूरों को क्या बुलाने का कोई योजना तैयार कर रही है? देखिए, सीधे तौर पे सरकार जो भी मजदूर बाहर राज्यों में फंसे हुए हैं उनको बुलाने के लिए, हालांकि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर वहां उनके रहने खाने की पूरी समीक्षा करी जा रही है कि जिस भी स्टेट में वो हैं वहां सीधे तौर पे बातचीत करी जा रही है वहां के अधिकारियों से। मुख्यमंत्री ने स्वयं दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करी है और सीधे तौर पे उनसे आग्रह किया है कि हमारे लोग वहां पर हैं, आप उनका ध्यान रखिए। विशेष परिस्थिति में अगर किसी को लाना होता है तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सीएम खुद आगे आते हैं और सीधे तौर पर अभी हम हालात को देखते हुए यही कह सकते हैं कि जो लोग बाहर फंसे हैं उनको लेकर के कोई चर्चा नहीं चल रही है। लेकिन अगर कोई राज्य अपने यहाँ से उत्तर प्रदेश के लोगों को भेजने की प्राथमिकता दिखाता है तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरी मदद करेगी और उन लोगों को वापस लाने में पूरा सहयोग करेगी। जी पुनीत मोहन जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम ने लॉकडाउन को लेकर समीक्षा बैठक की है और जिसमें तमाम फैसले लिए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज की चेतावनी आई है, मंडियों में अब भीड़ जुटाना महंगा पड़ेगा। मंडियों में नेताओं की भीड़ जुटी होगी तो कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनिल विज ने यह बयान दिया है। लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चेतावनी दी है कि मंडियों में अब भीड़ जुटाना महंगा पड़ेगा। मंडियों में नेताओं की भीड़ जुटी तो कार्रवाई होगी। लॉकडाउन में उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये बातें जो हैं अनिल विज ने कही हैं, हरियाणा के गृह मंत्री हैं, इन्होंने बयान दिया है। अभी आपको समाचार माध्यमों के माध्यम से यह पता चला होगा कि रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता ने एक मंडी में जाकर के लोगों को संबोधित किया था। शायद वह उसी परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन उनका यह कहना है कि कोई भी हो, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, कोई भी हो, कोई नेता हो, अगर जो मंडियों में जाकर के भीड़ जुटाएगा, लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुर कपूर फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अंकुर कपूर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो गृह मंत्री अनिल विज जो हैं हरियाणा के, उनका जो बयान आया है कि मंडियों में जो भीड़ इकट्ठी करेगा नेता उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जी इसका निहितार्थ और किस पे यह निशाना साधा गया है, जरा इसका खुलासा करने का कष्ट करें। जी बिल्कुल, जैसा कि हरियाणा की मंडियों में गेहूं की खरीद के मौके पर जो भीड़ इकट्ठी हो गई है, अब उसके लिए अनिल विज बड़े ही कड़े शब्दों में उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को ये बात कही है कि अगर मंडियों में भीड़ जुटाएंगे तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कैथल की अनाज मंडी में लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई थी। इस मुद्दे पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज काफी सख्त नजर आए और मामले को लेकर उन्होंने बड़े कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि विज ने विपक्ष के साथ और सत्ता पक्ष के नेताओं को भी हिदायत दी है कि अगर कोई भी नेता मंडियों में भीड़ जुटाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। खुद गृह मंत्री ने बताया कि उन्होंने सभी जिलों के एसपी और कमिश्नरों को कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिए हैं। अनिल विज ने तीखे तल दिखाते हुए कहा है कि प्रदेश में धारा 144 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है, ऐसे में नेता इन उल्लंघन करने की सोचे भी ना।
जी अंकुर जी, मैं जानना चाहूंगा कि आखिर लॉकडाउन के बाद आखिर मंडियों में जब भीड़ जुट रही है तो प्रशासन क्या कर रहा है? जी बिल्कुल, यही बड़ा सवाल हो गया था कि जो मंत्री हैं अनिल विज, वो इसीलिए कड़े शब्दों में आए हैं कि वहां का प्रशासन जो है वो मंडियों में देख रहा है कि मंत्री वहां पे जुट रहे हैं, धारा 144 लगी हुई है, उसके बावजूद ये काम हो रहा है। तो खुद गृह मंत्री ने ये एसपी और कमिश्नरों को कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं कि चाहे कोई सत्ता पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, अगर कोई भी मंडियों में दिखता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी अंकुर कपूर जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा के गृह मंत्री ने यह बयान दिया है कि लॉकडाउन का कोई भी जो उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता अंकुर कपूर। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने जानकारी दी है। केरल में आज कोरोना वायरस के 10 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 447 पहुंची है, जिनमें से 129 सक्रिय मामले हैं। तो ये बड़ी खबर केरल से। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने जानकारी दी है कोरोना वायरस से संक्रमण को लेकर। केरल में आज कोरोना वायरस के 10 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 447 पहुंच चुकी है, जिसमें से 129 सक्रिय मामले हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं केरल से, जहां के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने यह जानकारी दी है कि केरल में आज कोरोना वायरस के 10 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 447 पहुंची, जिनमें से 129 सक्रिय मामले हैं। आपको बता दें कि देश भर में लॉकडाउन चला हुआ है और इसी को लेकर केरल में भी लॉकडाउन है और यहां पर भी कोरोना के मामले जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिलीप कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी दिलीप कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर केरल में कोरोना की क्या स्थिति है, ताजा अपडेट बताएं। जी आपको बता दें, जिस तरह लगातार कोरोना वायरस को लेकर देश भर में माहौल इस वक्त देखा जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं जब पहला मामला जब केरला में सामने आया था, इस वक्त केरला में 447 नए पॉजिटिव केस अभी है और आज नए 10 मामले सामने आए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार सख्ती से कदम उठा रही, जिसमें से 129 सक्रिय मामले हैं। और इसकी पुष्टि केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने दी। जी दिलीप कुमार जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कोरोना के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि केरल में आज कोरोना वायरस के 10 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 447 पहुंची है, जिनमें से 129 सक्रिय मामले हैं। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता दिलीप कुमार। तो अभी आपको हमारे संवाददाता ने ये जानकारी दी है और आपको बता दें कि केरल में भी जो मामले कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले मामला जो है ये केरल में दिखाई दिया था कोरोना वायरस का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना पर इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। जैसे पाक जैसे देशों के लिए आर्थिक मदद की अपील की है। इमरान ने विकासशील देशों के लिए आर्थिक मदद की मांग की है। एक ग्लोबल डेब्ट रिलीफ फंड बनाना चाहिए, ऐसा इमरान खान का विचार है। इस खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी जो विदेशी मामलों के जानकार हैं जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। किरोड़ी सिंह जी, इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और ये भी कहा है कि कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए एक ग्लोबल डेब्ट रिलीफ फंड बनाना चाहिए। यह जो उन्होंने बात कही, अपने विचार रखे हैं, ये
देशों के लिए जो कोरोना से पीड़ित हैं उनके लिए, या सिर्फ अपने लिए? जरूरत ज्यादा किसको है? देखिए, ऐसा है, इमरान खान ने जो एक ऋण के लिए फंड बनाने की बात की है जी, वो वैश्विक स्तर पे IMF के थ्रू या किसी इंटरनेशनल एजेंसी के थ्रू बनाने की बात की है, जिससे विकासशील देशों को जी। कोरोना से लड़ने में मदद मिल सके। जी, लेकिन ट्रंप से केवल इसी बात को लेकर बात नहीं की, और भी बहुत सी बातें की हैं। जी। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में कोरोना से लड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 8 बिलियन का हमने एक पैकेज यहाँ पाकिस्तान में दिया है, जिससे बिजनेस को रिवाइव किया जा सके, इंडस्ट्रीज को रिवाइव किया जा सके, और गरीबी को जो रेखा के नीचे हैं या जो गरीब लोग हैं उनको मदद की जा सके, उसके लिए तैयार किया। इसके अलावा ट्रंप ने अफगानिस्तान को लेकर, अफगानिस्तान में जो शांति प्रक्रिया चल रही है जी। और तालिबान के और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में जो डेडलॉक है, उसमें क्या है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ मिला हुआ है, यानी तालिबान पाकिस्तान के थ्रू ही बात कर रहा है, पाकिस्तान तालिबान पे अपना नियंत्रण रखता है, तो उसको लेके भी बात हुई। इसके अलावा द्विपक्षीय मुद्दों पे बातचीत हुई और क्षेत्रीय मुद्दों पे भी बातचीत हुई, जिसमें रशिया ने जो प्रस्ताव रखा यूनाइटेड नेशंस के लिए, सऊदी अरब ने रखा और उन प्रस्तावों को टर्न डाउन किया। इन सब इश्यूज को लेके बातचीत की है, केवल एक बात नहीं हुई है। वो तो एक सुझाव दिया था कि आप इसके लिए कोई एक ऋण का ऐसा फंड बनाइए जिससे गरीब देशों को या जो विकासशील देश हैं उनको मदद मिल सके। लेकिन अंतिम रूप से आज जिस तरह का विश्व में हालात है, उसमें हर देश अपनी समस्याओं से बुरी तरह जूझ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश बहुत ज्यादा दूसरे की मदद कर पाएगा। अल्टीमेटली हर देश को अपने ही संसाधनों के द्वारा संघर्ष करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को रिवाइव करना है। इसलिए हर देश को अपने आंतरिक संसाधन है उसके ऑप्टिमम यूज के लिए कुछ टास्क फोर्स बनानी चाहिए, या ऐसा करना चाहिए कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जा सकता है। जैसे भारत जैसे देश के लिए IMF ने कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में भारत की ग्रोथ रेट 0.5% रहेगी, तो 0.5 तो बहुत कम है भारत के लिए, तो अर्थव्यवस्था को रिवाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो केवल पाकिस्तान नहीं, हर देश इस समस्या से जूझ रहा है। तो विकसित देश हैं वो और ज्यादा जूझ रहे हैं, यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, वहाँ और भी हालात खराब है। तो हर देश को अपने ही संसाधनों से कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आज जिस तरह का हालात बन रहा है, देश आपस में लड़ रहे हैं, अमेरिका चीन पे आरोप लगा रहा है, चीन अमेरिका पे लगा रहा है कोरोना कहाँ से आया। तो इस समय तो एकजुटता से काम करने का है। कारण क्या है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, लेकिन WHO ये कह रहा है कि ये चाइना से तो है ओरिजिन, लेकिन ये चमगादड़ से है कि किसी लेबोरेटरी से लीक नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बनाए रखनी चाहिए, और अमेरिका जैसे देशों को अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा ही काम करना चाहिए, न कि यूनिलेटरली कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो इमरान खान ने केवल एक इश्यू पे बात नहीं की, बहुत से इश्यू पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति, द्विपक्षीय मुद्दे, अफगानिस्तान को लेके सब चीजें बातें की। और उसमें ट्रंप ने ये ऑफर किया है कि आपको रैपिड टेस्ट के किट हम भेज रहे हैं, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। तो जितनी मदद कर सकते हैं मेरे ख्याल से मदद करेंगे, लेकिन अमेरिका स्वयं अपने संकट से जूझ रहा है, तो बहुत ज्यादा मदद इस समय पाकिस्तान की नहीं कर पाएगा। लेकिन बातचीत करना, मिलजुल के करना, जितने रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमम यूज किया जाए, एकजुटता के साथ अगर इस महामारी से लड़ेंगे तो ठीक है। क्योंकि महामारी के बारे में जैसा कहा जा रहा है कि अभी तो और ज्यादा बुरा होने वाला है, जैसे WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि और अधिक बुरा होगा, सेकेंड वेव और थर्ड वेव आएंगी, वो और ज्यादा खतरनाक होंगी। तो महामारी का जो स्वरूप, डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर के अगर जो ये देखा जाए, आपके कहने का तात्पर्य है कि अगर जो सभी देश हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं उनको वर्तमान में अपने ही संसाधनों से उससे लड़ना होगा, और इस समय कोई देश किसी देश को मदद करने की स्थिति में नहीं है। डॉक्टर करोड़ी सिंह, आप हमसे जुड़े और इस चर्चा में भाग लिया, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर, आज कोरोना वायरस के 20 नए मामले सामने आए हैं। एक मामला जम्मू से है और 19 कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में अब तक 427 मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के प्रमुख सचिव योजना रोहित कंसल ने यह जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 20 नए मामले सामने आए हैं। एक मामला जम्मू से है और 19 कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में अब तक 427 मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने यह जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि इस समय पूरा देश भर में कोरोना वायरस का कहर चल रहा है। जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में वह जम्मू कश्मीर सरकार के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने जानकारी दी है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव, माफ करिएगा, रविंद्र श्रीवास्तव फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी रविंद्र श्रीवास्तव जी, अभी जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है, ताज़ा अपडेट बताएं कोरोना को लेकर। जी देखिए, लगातार खासकर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर घाटी में काफी ज्यादा संख्या जो है वो कोरोना वायरस के मरीजों की है। खाली कश्मीर के अंदर अगर बात करें तो 370 के करीब मरीज जो हैं, जो आंकड़ा सरकार ने आज पेश किया है उसके मुताबिक 370 संक्रमित हैं कोरोना से लोग, और जम्मू में 57 लोग हैं। हालांकि आज 20 लोग नए सामने आए हैं, जिनमें एक पेशेंट जो है कोरोना से संक्रमित वो रामबन जिले का है। ये पहला मामला है रामबन जिले के अंदर। हालांकि रामबन को जिले को जो है वो कोरोना फ्री रखा था, लेकिन आज एक नया मामला आने के बाद वहां हड़कंप मच गया है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कहीं ना कहीं जिस तरह से तबलीगी जमात के लोग अलग अलग राज्यों में निकले थे, उसके बाद से लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है और अब जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कुल बात करें तो 427 मामले जो है वो सामने जम्मू कश्मीर में पहुंच चुके हैं। जी रविंद्र श्रीवास्तव जी, आखिर ये लगातार आंकड़े जो हैं कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन ने और क्या सख्त कदम उठाने शुरू किए हैं वहां पर जम्मू कश्मीर में? जी देखिए, प्रशासन लगातार जम्मू कश्मीर का जो है वो नजर बनाए हुए है और कई कड़े कदम जो हैं वो लिए हैं। कश्मीर घाटी के अंदर ही 77 रेड जोन जो हैं वो बनाए गए हैं और वहां पर लगातार लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि आप बिना वजह घरों से बाहर ना निकले। वहीं कश्मीर डीसी, श्रीनगर डीसी जो हैं वो लगातार इस पर नजर भी बनाए हुए हैं और लोगों से कह रहे हैं कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो हमें, उन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हुए हैं, हम आपको वहीं पर सामान पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जिस तरह से लोगों के ऊपर सख्त भी है और लोगों की हेल्प भी कर रहा है और यही बार बार कह रहा है कि आप डरिए नहीं, कोरोना से मिलकर अगर लड़ेंगे तो इस पे जीत अवश्य हासिल करेंगे। लेकिन जिस तरह से लोग मान नहीं रहे हैं उसी को लेकर प्रशासन काफी ज्यादा सख्त भी दिखाई दे रहा है। जी रविंद्र श्रीवास्तव जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली खबर कोरोना से संबंधित राजस्थान से लेते उठाते हैं। जयपुर में फिर तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना। रामगंज में 80 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। बिना लक्षण वाले मरीज में भी देखी जा रही है तेजी। राजस्थान में 90 कोरोना वॉरियर्स भी संक्रमित हैं। तो बड़ी खबर है राजस्थान से, जहां पर जयपुर में फिर तेजी से पांव पसारने लगा है कोरोना वायरस। रामगंज में 80 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बिना लक्षण वाले मरीज में देखी जा रही है तेजी। राजस्थान में 90 कोरोना वॉरियर्स भी संक्रमित हुए हैं। ये बड़ी खबर है राजस्थान से, जहां पर कांग्रेस की सरकार है और इसको लेकर कांग्रेस भी चिंतित है, सभी दल चिंतित हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई है जिसमें चर्चा की गई है। केंद्र सरकार को कोसा भी गया है। मुख्यमंत्रियों ने ये कहा भी है कि हमें केंद्र संसाधन उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। फिलहाल राजस्थान में इस समय कोरोना का कहर चल रहा है। जयपुर में तेजी दिख रही है कोरोना वायरस की, संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन भी मुस्तैदी से लगा हुआ है कि इसे किसी न किसी तरीके से रोका जाए।
संदीप अग्रवाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जयपुर से। जी संदीप जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर में राजस्थान के जयपुर में कोरोना लगातार पांव पसारता जा रहा है। जी, कारण क्या है इसमें, कहां चूक हो रही है? देखिए देवेंद्र, जिस प्रकार से कोरोना जो है पूरे राजस्थान प्रदेश नहीं पूरे देश और विश्व में अपने पांव पसार रहा है, वहीं पे अगर राजस्थान की स्पेशल बात करें, विशेष बात करें और विशेष बात करें जयपुर, राजस्थान की राजधानी प्रदेश की राजधानी जो जयपुर है उसकी बात करें तो वहां पर लगातार ये पांव पसार रहा है। और रामगंज जो एरिया है, समुदाय विशेष है, वहां पे जो जमाती आए थे उनके कारण ये सारा लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अगर आज की हम बात करें तो 1937 राजस्थान प्रदेश में ये कोरोना का पॉजिटिव मामला सामने आ चुके हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें जयपुर शहर की, तो जयपुर शहर में भी 737 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। प्रदेश में अभी तक 27 मौतें हो चुकी हैं। अकेले जयपुर में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, वो बहुत चिंता का विषय। 14 मौतें राजस्थान की जयपुर शहर से हुई हैं। और वहीं पर राजस्थान में तो 4-7 पॉजिटिव जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव कर दी गई, किंतु जो कोरोना है वो लगातार जयपुर राजस्थान में पांव पसार रहा है, वो चिंता का विषय है। लगातार सरकारें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर है, प्रशासन गंभीर है, चौकस है और 7 चौबन सुरक्षा के बीच लॉकडाउन कर रखा है। मॉडिफाइड लॉकडाउन जो लागू किया गया था वो आज तो 4था दिन है, उसमें कुछ विशेष दर्जों को छूट दी गई थी, लेकिन फिर भी कोरोना लगातार पांव पसार रहा है क्योंकि जो आमजन है वो लापरवाही बरता नजर आ रहा है। लॉकडाउन और मॉडिफाइड लॉकडाउन को अंतर नहीं समझ पा रहा, लगातार घरों से बाहर आ रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आमजन जो है प्रशासन जो का सहयोग नहीं कर रहा, सरकार का सहयोग नहीं कर रहा। देवेंद्र जी, संदीप अग्रवाल जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के राजस्थान के जयपुर में भी तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना वायरस, और इसका कारण बता रहे थे हमारे संवाददाता कि आखिर क्यों ये पांव पसार रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोग लॉकडाउन का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल ये संदीप अग्रवाल जी की बातों पर अगर जो गौर करें तो लोगों को कम से कम लॉकडाउन का पालन करना ही चाहिए। तो फिलहाल बड़ी खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।